अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दहशत गर्दी, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से मुतल्लिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की और ये बताया कि गुज़श्ता 8 माह में इंटेलिजेंस बुनियादों पर मजमूई तौर पर अब तक 32,173 ऑपरेशन किए गए। दहशत गर्दों से निपटने के लिए रोज़ाना 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दहशत गर्दों और सहूलतकारों को दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया कि बेगुनाह शहरियों को निशाना ना बनाए, अगर हिम्मत है तो सामने आए और मुकाबला करें। नाज़रीन, मुख्तलिफ सवालों के जवाब में DGISPR ने बताया कि फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, वो ना किसी जमात की मुखालिफ है और ना ही किसी की तरफदारी कर रही है। फ़ौज सिर्फ खुद एहतसाबी के निज़ाम पर यकीन रखती है और मजबूत शवाहिद की रोशनी में फैसले करती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी बताया कि जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है। वो वज़ीर आज़म के मातहत थे। उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी अनासर की इमा पर कानूनी और आइनी हुदूद से तजावुज़ किया और इस मामले में जो भी शख्स मुलविस होगा, उसका कोई भी ओहदा हो या हैसियत हो, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इशारा दिया कि फैज़ हमीद की इंक्वायरी में बानी PTI का नाम भी आएगा और उनका जो मामला है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। दूसरी तरफ बानी PTI भी इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की कोशिशें हो रही हैं और इस खदशे के पेश नज़र उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया। ताहम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए और उस दरख्वास्त को वापस कर दिया। इसी तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैज़ हमीद केस में मुलविस अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम, क्या जनरल फैज़ का मामला बानी PTI तक जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबको खुश आमदीद। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि आज जब उन्होंने DGISPR ने कहा कि जनरल फैज़ के मामले पर सियासत ना की जाए और उन्होंने ये भी बात बड़ी वाज़े एक बार फिर कर दी कि फ़ौज का सियासत से कोई अमल दखल नहीं, ना ही फ़ौज किसी सियासी जमात या सियासी मामलात में किसी की तरफदारी करती है। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान आया मिलिट्री कोर्ट की, उन्होंने भी बात की और इसके अलावा हनीफ अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़, जो अभी मैंने जिक्र भी किया इंट्रो में, उन्होंने ये दावा भी किया कि बानी PTI जा सकते हैं जनरल फैज़ के मामलात में। ख़ुद बानी PTI भी इसका इजहार कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला, एक तो पहला जो बुनियादी सवाल बानी PTI का, मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है और दूसरा क्या फिर नून लीग सियासत कर रही है? देखिए, अभी तक जो चीज़ें कंक्रीट सामने आई हैं इनकी गुफ्तगू के वाले से, आज नहीं इससे पहले भी जो उन्होंने की थी कि अपनी उन्होंने हुदूद से तजावुज़ किया, सियासी अनासर के इमा पे जो चीज़ें की, गैर कानूनी गैर आइनी जो नहीं उनका इख्तियार था वो की, ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लैरिटी से सामने आ गई। अब उसके बाद बानी PTI की जब बात आती है तो वो हम मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात सुन रहे होते हैं। जैसे आज आपने हनीफ अब्बासी साहब का हवाला दिया, उससे पहले ख्वाजा आसिफ का हवाला दिया। वहाँ से ये बात क्लैरिटी से अभी तक नहीं आई ISPR की तरफ से कि जी बिल्कुल ज़ाहिर है वो एक बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जब तक सबूत नहीं होते वो हम ये कार्रवाई शुरू ही नहीं करते कोर्ट मार्शल की। इसका मतलब है एविडेंस तो मौजूद है और कंक्रीट एविडेंस है, जिसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है एक DGISI साबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल शुरू करने का फ़ैसला, ये कोई मतलब ऐसे नहीं हो गया कि जी बस ठीक है उन पे कोई शक था और उस पर कार्रवाई शुरू होगी। वो यकीनन ठोस शवाहिद मौजूद होंगे, मौजूद हैं, जिस वजह से ये मामला हो रहा है। वो आपका सवाल चूँकि ये कि क्या वो बानी PTI तक जाएगी कार्रवाई, इस सवाल का जवाब अभी तक मेरे पास नहीं है। ये ज़राए के हवाले से चीज़ें या सियासतदानों के हवाले से चीज़ें चल रही हैं कि जी जा सकता है उन तक। वो खुद, जैसे कि आपने वो उसका जिक्र किया कि खुद भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जा रही है मेरे केस को। और ज़ाहिर है ये एक मतलब कोई ये भी एक छोटा फैसला नहीं होगा दुआ। जिस तरह एक साबिक DGISI जो भी रिसेंटली जो रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल, उनका कोर्ट मार्शल जैसे ये बहुत बड़ी बात है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कोई मतलब ये एक्सट्रीम खुद एहतसाबी का अगर हम इसको मिसाल कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह की कोई कार्रवाई देखी नहीं है आज तक।
इसी तरह अगर बानी पीटीआई का मामला मिलिट्री कोर्ट में जाएगा तो वो भी कोई आसान चीज नहीं होगी, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी। इसलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जराए के हवाले से ही अभी तक चल रही हैं। जब तक वहां से ये बात आएगी नहीं कोर्ट एंड कोर्ट कि हाँ जी वो अब ये इस्टेब्लिश हो गया, और वहां से भी उस वक्त ही आएगी जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक वहां से ये कंक्रीट बात नहीं तो इसका मतलब है कि अभी शायद वो तफ्तीश जारी होगी और उसके बाद किसी नतीजे पे जब पहुंचा जाएगा उस तफ्तीश की रोशनी में, फिर यकीनन आपको इसी प्लेटफॉर्म से उसकी अनाउंसमेंट भी मिल जाएगी। सही है जी। आमिर साहब आप DGISPR कह रहे हैं जो जनरल फैज़ के मामले में मुलविस है, जाहिर है वो उनका मामला जा सकता है मिलिट्री कोर्ट तक, लेकिन बानी पीटीआई कह चुके हैं कि अगर सही है, अगर मुल्क कौम के मफाद में है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए और उनका एहतसाब भी होना चाहिए, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर वो इन खदशात का भी जिक्र कर रहे हैं, जबकि फ़ौज तो क्लियर है, वो ये कहती है कि अगर मुलविस हुए तो फिर उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। तो आपको लगता है कि वो इन खदशात का फिर इजहार क्यों कर रहे हैं? देखिए, मंडे को मैं जब प्रोग्राम में 1 वीक के बाद आया था तो मैंने कुछ लोगों से बात करके अपने इसी प्रोग्राम में बताई थी कि समरी ऑफ एविडेंस तैयार हो चुकी हुई है और इसमें टाइम लगेगा। मैंने सब जुडिस का लफ्ज़ भी यूज़ किया था कि इस पे वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे कि हमने जो करनी है हम प्रेस रिलीज़ करेंगे। तो तकरीबन वही बातें आज DGISPR ने कही कि हम लोग भी ज़ाहिर है लोगों से बात करके बात करते हैं ना, यहाँ गड़ंग पेलने के लिए तो बैठे नहीं हैं कि आ जाएँ और ढकोसले मारें और मफरूज़ों की बुनियाद पर बात करें। लोगों को लोग देखते हैं, सुनते हैं, जवाबदेही करते हैं कि आपने कब क्या बात कही थी। तो इसी हवाले से अगर हम आज देखें कि वो आर्मी चीफ DGISPR से जो सवाल बराह रास्त नाम लिए बगैर इमरान खान का हुआ था कि कुछ लोग डर रहे हैं कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है, तो जवाब क्या था? वो कोर्ट एंड कोर्ट है ना DGISPR का कि हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, जो आपने पढ़ के अपने बयानिए में इब्तदाइये में भी सुनाया कि कुछ सियासी अनासिर के इमा पे उन्होंने हवाला दिया आर्मी एक्ट का कि उसके तहत हमें जो भी शवाहिद और सबूत की बुनियाद पे मिलेगा तो चाहे कोई किसी भी ओहदे पे रहा हो या है वो इसके दायरे में आ जाएगा। कोई अभाम नहीं है, ना तो कोई और गया है अभी मिलिट्री कस्टडी से बचने के लिए सिवाय इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दूसरे उन्होंने बाकायदा जब जिसको न सिर्फ एहतसाब के निज़ाम को, सारे सिस्टम को गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स ने भी रीइटरेट किया कि एहतसाबी निज़ाम हमारा बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, उन्होंने इशारा दिया कि बाकी इदारों को भी देखना चाहिए। तो बाकी इदारा आजकल सिर्फ एक है जिसका नाम अदलिया है कि वो भी अपना एहतसाब का निज़ाम ठीक करे। ये मैसेजेस थे जहां दहशतगर्दों के लिए मैसेज थे, जहां अफगान गवर्नमेंट के लिए मैसेज थे कि आपके आने के बाद 2021 से जब से आप आए हैं हमारे पास दहशतगर्दी ज्यादा बढ़ गई है और आप हम पे तरजीह मत दें उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी अफगानिस्तान से आके कर रहे हैं। तो ये चीजें मैसेज था। दाखिली सलामती के हवाले से भी उन्होंने जो बराह रास्त फौज ऑपरेशन कर रही है उसके भी रेफरेंस दिए और जो मदद कर रही है सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कि जहां हमने इलाके क्लियर किए हैं, शायद 46 लाख मुरब्बा किलोमीटर का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया था कि हमने ये क्लियर किए हैं और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन है, सिविल इंतजामिया है, लाइन फोर्सेस एजेंसीज हैं कि हम चाहते हैं कि वो अब अपना काम करें। जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बताया कि अरबों रुपए रॉयल्टी के भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिलते हैं। अब मसला ये है कि वहाँ के सरदार सारे इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये तो आप ही चला रहे हैं, लिहाजा ज़ाया भी हो रहे हैं तो आप कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक बहस ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर है और होगी और होनी भी चाहिए। मुकालमा जो है ना वो बंद नहीं होना चाहिए माशरे में, आप अच्छा लगे या बुरा लगे। आज अगर खान साहब जब चाह रहे हैं कि रिलीफ मिले, आज उनको जलसे की भी इजाजत मिली, तो वो ये भी कहते हैं कि वक्त के यजीद के सामने मैं कभी भी नहीं, और उनका यजीद एक ही है, आपको और हमें पता है कि वो किसको टारगेट करते हैं। एक तरफ वो मोहसिन नकवी का नाम लेके वहां आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, दूसरी जगह नाम नहीं लेते लेकिन पुकारते कभी उनको, वो कहते हैं वो मेरे सपे सलार हैं। और उस वक्त जनरल फैज गिरफ्तार नहीं हुए थे जब सपे सलार याद भी आए थे और साथ ये कहा था कि मुझे खदशा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे। तो उनके खदशात मेरे ख्याल में सच साबित होने जा रहे हैं। सही जी। शकील अंजुम साहब, आपको भी लगता है उनके खदशात सच साबित होने जा रहे हैं? और अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए उनके खदशात सच साबित होते हैं तो फिर PTI की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि वो आज भी कहा गया कि नहीं, ऐसा अगर हुआ तो होने नहीं दिया जाएगा। देखिए फौज के अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल है वो बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है और कोई भी उससे अब तक नहीं बच सका है। तो जो जनरल फैज़ के हवाले से इल्ज़ामात हैं उसकी इंक्वायरी, जो इब्तदाई इंक्वायरी थी वो अप्रैल 2024 में शुरू की गई थी
कि उनके जो आफ्टर रिटायरमेंट पीटीआई के लोगों के साथ ताल्लुकात थे या वो हिदायत देते थे, और इसके अलावा जो 9 मई के वाक़यात में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उस हवाले से सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन बानी पीटीआई उससे पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले ये कह रहे थे कि मेरा केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि जो उनके साथ जिस लेवल पे राब्ते थे, जो रिटायर्ड या हाजिर फ़ौजी अफसरान थे, क्योंकि ये एक फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। 9 मई के वाक़यात के बाद बहुत सारे फ़ौजी ऐसे अफसरान हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। उनमें बहुत सारे ब्रिगेडियर्स भी शामिल हैं, एक मेजर जनरल भी हैं, और बहुत सारे बाकी लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए शायद उनके जो दिमाग में या कहीं ना कहीं शऊर लाशऊर में ये बात मौजूद है कि उनको इस किस्म के मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। जब जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया तो एक मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा तो इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो फ़ौज का एक एसेट है, उन्हें ज़ाया कर दिया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी कि एक सीनियर जो फ़ौजी एहलकार है उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, और मुझे ये ख़दशा है कि मेरा जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, और उन्हीं के बयानात की रोशनी में मुझे भी मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा। तो इससे तो लगता है कि शायद उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पता है या लगता है कि उनके खिलाफ ये केस उस अदालत में चलेगा। तो उसके लिए रहा सवाल पीटीआई का, तो पीटीआई इसी तरह जो है वो अपना रोल अदा करती रहेगी जिस तरीके से अब कर रही है। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा सवाल बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के हवाले से भी DGISPR ने बड़ी वाज़े और मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी की बात की जाती है, वहाँ एहसास महरूमी नहीं है, बल्कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त 73,000 जो है वो तलबा मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और 27,000 से ज़ायद किलोमीटर सड़कें बलूचिस्तान में तामीर हो चुकी हैं। आज इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए और वहाँ पर अमन अमान कायम करने के लिए एक जो 1997 का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है, उसमें एक सर्कुलेशन समरी के जरिए तरमीम करके जो लॉ एंड फोर्सेस। जी, आपका पॉइंट आ गया शकीला, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जाहिर है आज DGISPR की यह अहम ब्रीफिंग थी और उन्होंने तमाम मौज़ूआत पर बात की, खासतौर पर जो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से निपटने के लिए जो फ़ौज की काविशें हैं, जो स्ट्रेटजी है, वो भी उन्होंने वाज़े तौर पर बयान कर दी। फैसल साहब, बुनियादी सवाल, क्या आपको लगता है फैज़ हमीद का मामला बानी PTI तक जा सकता है? देखिए, बात ये कि आपका जो सवाल है वो हमने उस ISPR के हेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में, जब उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की कि इमरान खान का केस जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें मफरूज़ों पे या अपनी ख्वाहिशात पे क्यों सोचना चाहिए कि ऐसा होगा। जिस दिन ऐसा होगा या जिस दिन वो ये कह देते, आज कह देते, तो हम भी समझ जाते भाई वो कह रहे हैं तो हो जाएगा फिर लाजमी। जब वो ये बात ही नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों ये अपने तौर पे अज्यूम कर लें कि उनका केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में। लेकिन फैज़ साहब, वो जब उनकी प्रेस रिलीज आई थी जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ के मामले में बात की थी, तो उसका जो सेकंड सेक्शन था, सेकंड पैरा, उस पर बहुत बात हुई थी कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। फिर इस पर हमने भी बहस अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, और वो सियासी सरगर्मियाँ उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ी गई। ये सिर्फ हम नहीं, सभी यही बात कर रहे थे। तो आज भी जब उनसे सवाल हुआ कि फैज़ हमीद केस में जो मुलविस होगा, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो मेरे ख्याल में ये उस वजह से ये फिर ज़हन में आता है कि क्या ये फैज़ हमीद का मामला, क्योंकि ये बारहा कहा गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, तो उन तक जा सकता है या नहीं। मैं इनका क्लैरिटी दे दूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये शायद इररेलेवेंट है। नहीं, देखिए, आप तो एक वसीउल ज़हन खातून है, आप तो बहुत दूर तक सोचती हैं, आपके ज़हन में तो आ सकता है। मैं वाज़े तौर पर जो है उस पर बात कर रही हूँ, आपसे ज़्यादा नहीं हूँ फैज़ साहब। लेकिन स्पेसिफिक हम जब वो एक बात नहीं कह रहे तो हम ये क्यों ये अपने तौर पे जो है वो इस बात को समझ लें, और ज़बरदस्ती वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज जो है वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगी। बात हमारे दोस्त हैं, इनमें ख़ास तौर पे हमारे आमिर भाई, ये ज़बरदस्ती जो है ना वो फ़ौज के पीछे छुप के जो है वो अपने सियासी मुखालफिन पे जो है वो अटैक करते हैं और साबित करते हैं। मेरा ना कोई सियासी मुखालिफ है, ना मैं फौज के पीछे छुपता हूँ, ना मुझे मुनाफिकत आती है। हम तो स्टेट बात करते हैं।
ये मसला आप लोगों का है, मेरा नहीं है। मेरी बात तो पूरी हो जाए, फिर आप अपनी राय दे दीजिए। चलिए आमिर साहब, मेरी राय गलत आप एक दफा बात मुकम्मल होने से नहीं, मेरा नाम लिया तो मैं बोला ना। या तो आप मेरा नाम ना लेते, मैं ना बोलता। तो नाम नहीं, मैंने नाम आपका जो है ना उसमें लिया मुहावरे के तौर पे कि एक आप जैसे लोग स्कूल ऑफ थॉट के लोग। नहीं, मुहावरे में ही मैंने जवाब दिया कि मुझे मुनाफिकत नहीं आती। चले ठीक है, फैसला हो गया। अगर आपको मुनाफिकत नहीं आती, मैं समझता हूँ अगर आमिर साहब का जो ऐलान है ना कि इनको मुनाफिकत नहीं आती, ये बड़ी खबर है। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहब ब्रेकिंग चलवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं। मैं छुप के दाएं बाएं से बात ही नहीं करता। चले फैसल साहब आए अपने सवाल पे। भाई जी, जो मैं इस्तारा नहीं, डायरेक्ट नाम लिया करो। ने बात कही, जी जी, डीजी आईएसपीआर ने बात की है कि ये फौज जो है वो किसी सियासी मामलात में जो है मुलव्विस नहीं है, तो मैं ये क्यों समझूं कि वो ये गलत कह रहे हैं? इमरान खान की मामला का मतलब सियासी मामला हो गया ना। डीजी आईएसपीआर अपने मुंह से बात कह रहे हैं कि भाई मैं फौज किसी सियासी मामले में जो है कतई तौर पे जो है वो मुलव्विस नहीं है। हम जबरदस्ती समझे नहीं कि वो गलत कह रहे हैं, मुलव्विस है फौज सियासी मामलात में। सियासी मामलात को देख रही है, सियासतदानों के मामलात को देख रही है, नहीं देख रही। वो कह रहे नहीं देख रही, हमें यकीन करना चाहिए वो सच कह रहे हैं। क्यों हम इस बात को तस्लीम नहीं करते? देखिए, उन्होंने जो बुनियादी तौर पे जो बात की है वो समझने की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी के हक में जो बयानिया बनाया जा रहा है, उसमें तमाम सियासी कुव्वतों को उसके खिलाफ एक मुश्तरका बयानिया बनाना पड़ेगा। पूरी कौम को एक बयानिया बनाना पड़ेगा। ये है बुनियादी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ना, जिसको कहना चाहिए मकसद जो है, ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद। उसमें से हम सानवी चीजें या अपनी पसंद की चीजें वो क्यों निकालें? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम सिम में डालना है। यही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारे सियासतदान और पूरी कौम जो है वो एक बयानिए पे जो है वो खड़ी हो जाए। तो हम ये क्यों बोले? चले सवाल बदल लेते हैं, क्या खड़ी होगी आपको लगता है? क्योंकि हम खुद बात करते हैं, आप खुद ये सजेशन देते हैं सियासी जमातों को कि सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है वो एक मेज पर आए। तो क्या ऐसा होता हुआ लग रहा है? एक चीज मैं ऐड कर दूं कि वो बड़ा जबरदस्त जुमला था कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौज लड़ती है और दहशतगर्दी के खिलाफ कौम लड़ती है। मतलब इसमें सब कुछ है इस जुमले में। ये फैसल साहब कौम की बात हो रही है। जी जी, हाँ, कौम की बात हो रही है ना। ये उन्होंने डीजी आईएसपीआर ने कहा, यही बात की है। नए तौर पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो इसलिए नहीं थी कि वो कौन सा केस उसमें जाए, वो सवाल पूछा किसी ने, उन्होंने जवाब दे दिया, इसलिए नहीं थी। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये जो आपकी बात है ना, ये सवाल भी आपका बहुत अहम है कि भाई तमाम लोग एक होंगे या नहीं होंगे। भाई होना चाहिए ना, और क्यों एक नहीं होंगे? अगर आपके लिए सबसे अहम चीज पाकिस्तान है, तो इस मुल्क की लड़ाई झगड़ा हमारा आपका सियासतदानों का चलता रहेगा। ये मुल्क ने जो है ना वो सलामत रहना है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम कौन सा पाकिस्तान जो है वो जो है ना वो छोड़ के जाएंगे? कोई तो एक ऐसा नुक्ता हो इस मुल्क के अंदर, कोई तो एक ऐसा नुक्ता हो कि जिसकी बुनियाद पे जो है सारे सियासतदान बोले कि हमारे आपस के लड़ाई झगड़े वो एक तरफ, लेकिन इस मसले पर एक है। जैसे कल मौलाना फजलुर रहमान ने कहा वो 47 है, 45 है, अब इसी हुकूमत से काम चलाना है। अब ये बताओ कि चीजों को बेहतर कैसे करना है, सियासी फैसले कैसे करने हैं, ये है बात। उन्होंने अपने मौकफ से पीछे हटे ना, तो हमें खुशफहमी का मुजाहरा करना चाहिए कि भाई उनका ये मौकफ से पीछे हटना उनके कोई सियासी मफाद नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की होगी कि ये मुल्क को सियासी फैसलों की जरूरत है। यही बात जो आज डीजी आईएसपीआर ने कही है। और सियासी फैसले कौन करेगा? सियासी फैसले सियासी हुकूमत करेगी, और ऐसे सियासी फैसले करने से सियासी इंतशार ना हो, सियासी मोहब्बत हो, हम मांगी पैदा हो एक दूसरे के अंदर, ऐसे हालात पैदा ना हो जिससे जो है एक जो सियासत है उसका इंतशार जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है सवालात पैदा करें। ये सियासतदानों को ये काम करना है, ये हुकूमत को काम करना, तमाम सियासतदानों को, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हैं या मुकम्मल सियासी जमातें हैं, वो छोटी हैं, बड़ी हैं, इलाकाई हैं, कौमी हैं, हर आदमी को जो हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए डालना होगा। और इस बयानिए के ऊपर जहाँ पाकिस्तान की सलामती का मामला है वहाँ हमने एक होना है, और ऐसे इशूज जिससे पाकिस्तान की सलामती या पाकिस्तान की तरक्की उसमें कोई रुकावट हो सकती है, उसमें कोई रुकना अंदाजी हो सकती है, वो हमने नहीं होने देनी। उसमें हम सब जो है वो एक खड़े होंगे। ये इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा जी, इससे पाकिस्तान की नई नस्ल को एक अच्छा पाकिस्तान मिलेगा। ठीक, और यही हमारा आपकी कोशिश भी होनी चाहिए, और यही हमारा आपका ख्वाब भी होना चाहिए।
ठीक है जी। इलियास साहब, ये ख्वाब पूरा होगा आपको लगता है? और क्या जिस तरह फैसल साहब बात कर रहे हैं कि चलें ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने एक कौम बनना है और कौम दहशतगर्दी को ख़त्म करती है, तो क्या ये कौम बनती हुई आपको नज़र आ रही है? सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठती हुई नज़र आ रही हैं? और जो बुनियादी बात फैज़ हमीद का मामला, आपको लगता है बानी पीटीआई तक जा सकता है? देखिए जी, अब जो इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हुई है, जो इसकी जो निकले तांते बांते, जिन लोगों ने उस वक्त सियासी मकासद में इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने अदारे को इस्तेमाल किया, अपने ओहदे का, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, वो जाहिर है उस वक्त तो अब जब कोर्ट मार्शल स्टार्ट हुआ है तो जाहिर है रास्ता तो उधर ही जाता है सीधा। तो अब आज नहीं कल नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो आएगा, तो जाहिर है उसमें तो बानी पीटीआई के पास तो जाहिर है जाएगा। उन्होंने इस बात का खदशा भी जाहिर किया है, तो उन्होंने जो किया है उनको पता है कि क्या मामला थे, उनके आपस में गहरे ताल्लुकात थे, आपस में हर चीज़ पर उनके लिए कितनी सारी जो उस वक्त जो लड़ाई भी शुरू हुई और इसी मामलात पर शुरू हुई, उनके लिए उनके पसंदीदा अपना जो लेके आने चाहते थे, सिस्टम से हटाना चाहते थे, एक अदारे के सिस्टम में मुदाखलत करके वो चाह रहे थे कि मैं अपनी मनवाऊँ, लेकिन उधर ये बात नहीं मानी गई क्योंकि उधर ऐसी है ही नहीं है कोई, उधर सिस्टम ही नहीं है ऐसा, उधर मेरिट की पॉलिसी होती है और तो पाक आर्मी में इसमें चीज़ें नहीं चलती, तो जाहिर है उसमें उनको अपना सारा सिस्टम से हट के जो भी हुआ उनके सामने ही है। तो जाहिर उनकी जो मुदाखलत हुई, जो उन्होंने इक़दाम किए गवर्नमेंट गिराने के लिए, जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराने और उसके लिए जो काम होते रहे, जो फैसले उन्होंने किए अपने इख्तियारात से बढ़ के, तो जाहिर है उसमेमें जो चीज़ें थी ये आपस की बाहमी मुशावरत के साथ ही होता था, तो उस वक्त ताने बाने तो उधर ही जाएंगे। जो किया तो ये मुफाका ये है उस बिल्कुल उसमें ये है। और जो दूसरी है कि इनकी आपस के जो कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, तो कौम को तो सारी मुत्तहिद है इस वक्त दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रही है, लेकिन सियासी जमातों को भी चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, इस पर बातचीत करें आपस में, जिस तरह पहले मिले इस तरह बातचीत की, इसके लिए अपना लाहे अमल तय करना चाहिए इनको आपस में। लेकिन ये गवर्नमेंट तो नहीं, इस वक्त जो है अपोजिशन सारी मुत्तहिद हुई है और वो चाह रही है कुछ ना कुछ करे, और इसी खींचातानी में देख लें आपके मुल्क के जो सारे सियासी हालात हैं वो एक नहीं हो रहे, और इसके अलावा जो इसके साथ आपकी इकॉनमी हर्ट हो रही है, उसके साथ ही आपकी आवाम सारी महंगाई में पिस गई है, और इसमें कुछ नहीं मसले का हल सारे ताने बाने आपस में जुड़े हैं। इकॉनमी अगर ठीक करनी है तो इसके लिए सियासत को ठीक करना पड़ेगा, सियासत के लिए तो तमाम सियासतदानों को एक मेज़ पर बैठना, लेकिन इसमें फ़ायदा ही नहीं है, जब भी कहते हैं लेकिन कोई बैठता नहीं, सबके इख्तलाफात हैं आपस में, और इसमें आवाम को तो वो भूल गए हैं, अपने ये चाहते हैं कि अपने सारे मामलात को लेके चलें। जाहिर है अब इसके लिए तो इनके पास वक्त है अभी भी कि आके बैठें और बैठ के एक सोच पैदा करें अपनी कि मुल्क को साथ लेके चलना है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, वरना आप देख लें कि जी तो ये सारे जो है आपस में ये सारे जो मसाइल, आपकी अपनी क्या राय है कि इमरान खान का केस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? किसमें मेरी क्या राय, मैं कौन हूँ? आप बताएं, आप और आमिर भाई फैसला करके बताएं मुझे, मैं आगे बता दूंगा कि वो कह रहे हैं मैं आगे बता दूंगा नहीं जाना चाहिए। मैं तो आप दोनों को सुन के ही फैसला करूंगा। चले जाहिर है मैं तो नहीं कोई राय दे सकता, रोजाना केड़ा नवा कर देने, फिर तो नहीं समझिए। चले मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए, ब्रेक लेते, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, अपोजिशन इत्तेहाद ने एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए कमर कस ली है, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में उन्होंने जलसे करने का ऐलान कर दिया। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या एहतजाजी तहरीक से हुकूमत गिराई जा सकती है? राय लेते हैं हम ब्रेक के बाद। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को बचाना है, आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करना है, रूल ऑफ लॉ को लाना है। हमने जो है पाकिस्तान सारे में यानी हमारी जो तहरीक है उसके हवाले से हमने ये चॉक आउट कर लिया है कि हम सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जलसे भी करेंगे, KPK में करेंगे, सिंध में करेंगे, पंजाब में करेंगे और बलूचिस्तान में करेंगे, और इंशाल्लाह उसकी सरबराही जो है वो हमारे महमूद खान अचकरी साहब करेंगे। ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस जोर की बुनियाद पे लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे, और मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो।
वेलकम बैक नाज़रीन। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अहम फैसले हुए। इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने यह मुतालबा किया कि बलूचिस्तान समेत मुल्की मसाइल के हल के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर हुकूमत APC नहीं बुलाती, शिरकत नहीं करती तो मुल्क भर में एक तहरीक शुरू करेंगे, ज़र और ज़ोर पर आने वाली हुकूमत की छुट्टी कराएंगे। दूसरी तरफ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की बानी PTI ने, जिन्होंने अदलिया से मुतल्लिक मुमकिना कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिश कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की गई तो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी और हुकूमत को घर भेजा जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद ने एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए कमर कस ली। इस पर हम बात कर रहे हैं। अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाजी तहरीक चलाने की भी उन्होंने धमकी दी है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब ये APC से मामले की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ना बुलाई या शिरकत ना की तो फिर एहतजाजी तहरीक का भी उन्होंने कहा। साथ ही ज़र और ज़ोर पर आने वाली हुकूमत की भी छुट्टी कराई जाएगी। बानी PTI भी कह रहे हैं कि अगर इस साजिश से ये बाज ना आए, अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ हुआ तो ज़ाहिर है हम भी तहरीक चलाएंगे। तो आपको लगता है कि ये एहतजाजी तहरीक चलाने की ये जो धमकी है, क्या इससे वाकई अपोजिशन इकट्ठी होकर इस तरह का एक एहतजाज इकट्ठा कर सकती है कि ज़र और ज़ोर से आने वाली हुकूमत को घर भेज सके, जो वो कह रहे हैं? ये अभी आपने 2 दफ़ा कहा कि अपोजिशन ने कमर कस ली। ये बिल्कुल उस तरह जैसे हर वज़ीर दाखिला हर दहशतगर्दी की वारदात के बाद कहता है कि हमने जनाब और टाइट कर दिया सिक्योरिटी को और टाइट करेंगे हम कहते हैं यार घुटनों पे और कितना जोर डालोगे इनके, तो टूट ही ना जाए कहीं ज़्यादा। ये अपोजिशन भी इस तरह ही कमर कसती रहती है और रोज़ाना बयानात देती है। ये चलते रहेंगे जब तक इनकी कहीं और बात नहीं हो जाती, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये सारे यहीं के यहीं होते हैं, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, कोई धंधा चल नहीं रहा अभी और गुफ्तगू के रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है कि चले मौलाना फजलुर रहमान के साथ जा के दर पे हाजिरी दे के उन्होंने फॉर्म 45, 47 एक कर दिए कि इधर ही बैठ के बात करो। तो जिसकी स्ट्रीट पावर पे एजिटेशन शुरू करना चाह रहे थे वो तो दागे मुफारकत एक तरीके से कल कौमी असम्बली में बाज़ाब्ता तौर पे दे गए और अगली जगह के लिए उन्होंने भी अपना स्पासनामा पेश किया कि हमारी ये विश लिस्ट है, आप इस तरफ आएँ तो बात करें। तो ये हमारे सियासतदानों का इसी तरह होता है, हुकूमत में और रवैया होता है, अपोजिशन में और रवैया होता है और ये तब्दील भी नहीं होता। और हमारे लोग भी बिल्कुल इसी तरह इनके साथ जा रहे होते हैं कि हर दम हर घड़ी का वो तैयार हैं हम, जैसे हमारी फौज का नारा है ना, जैसे हालात कामरान है हम, तो माशाल्लाह हम सारे के सारे इसी तरह कामरानियों में बहुत आगे चले गए हैं ना। अब कहाँ फंस गए हम जाके। अब अपोजिशन अलायंस हो कुछ हो, लेकिन एक इतला जरूर है कि गवर्नमेंट ने अपने अराकीन जो दुनिया में अमेरिका में है या कहीं भी है सबको कहा है कि आ जाओ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, गुफ्तगू हो रही है। करेंगे कैसे, जो मेरी समझ से बाहर है वो है सेनेट में। आपको 64 अरकान चाहिए हैं, कौमी असम्बली में आपके हो जाएंगे। असल इशू है 2/3 अक्सरियत के लिए कि आप सेनेट में, चाहे वो KP से आधे सेनेटर आए हुए, 104 की नुमाइंदगी है जी, बनते 96 हैं क्योंकि वो खाली रहेंगी, फाटा की सीटें 8, तो लेकिन आपको 2/3 अक्सरियत 64 पे मिलनी है। सही देखते हैं, हम भी चेक कर रहे हैं जी, आया साहब चेक करेंगे। देखिए गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह सिंगल डिजिट हो या बाकी बहुत सारी तरक्की जो हमें नज़र आ रही है या दिखाई जा रही है, लेकिन आम आदमी के मसाइल तो हल नहीं हो रहे ना, वो उसी तरह से परेशान है। ज़ाहिर है उससे बिल ही नहीं दिए जा रहे, बाकी तो चीज़ें बहुत बात की हैं। तो अपोजिशन ने ज़ाहिर है नुमाइंदगी उस आम आदमी की करनी होती है, बेशक ये सारे प्रिविलेज क्लास से हों, लेकिन लेके तो चलना पड़ता है। आप भूल गई वो जो महंगाई मुकाओ मार्च शुरू हुआ था, जिसके बाद हमारी ये दुर्गत बनना शुरू हुई। तो बदकिस्मती से इस ऑपोजिशन के पास भी कोई एजेंडा तो नहीं है। ये हमें ये तो नहीं बताते कि जी इनको हटा के हम ये कर देंगे और उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी को एक होप होती है, बेशक वो फॉल्स होप होती है कि हमारे लिए जो निकल रहा है हमें उसके साथ निकलना है। और क्योंकि वो मैं कहा करता हूँ ना, हमें हमेशा से मोर्ज़ों पे वो बताया गया कि जी मोर्ज़े हो जाया करते हैं, और मोर्ज़े के इंतज़ार में भी होती है कौम हमेशा, कि उनको लगता है कि आज हमारा लीडर आ गया सुबह तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा और विद इन नो टाइम ठीक हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है। तो
अगर मोमेंटम बनाना है ना ऑपोजिशन ने, जी जी, बन गया तो फिर ज़ाहिर है कुछ भी हो सकता है, सही, फिर चीजें चेंज भी हो सकती हैं। इस स्टेज पे चूंकि वो बहुत वीक लग रही है ऑपोजिशन, तो लग नहीं रहा कि होगा, लेकिन एक दफा मोमेंटम बन गया फिर कुछ हो सकता है। फैसल साहब, देखिए सलाहियत होती है, इसमें कोई शक नहीं कि जो मौजूदा अपोजिशन है इसमें ये कैपेसिटी, ये सलाहियत, ये इस्तेदाद नहीं है कि ये जो है अवाम को सड़कों पे ला सके। और इसका एक बड़ा सबब ये भी हो सकता है कि इनका जो मरकजी लीडर है वो जेल में, और जो लोग इस वक्त फ्रंट के ऊपर हैं उनकी गुफ्तगू में, उनकी शख्सियत में और उनके सियासी किरदार में इतनी कशिश ही नहीं है कि लोग जो है वो इनके कहने पर जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। अच्छा, मजे की बात कि लोग क्या आएंगे, खुद भी नहीं आएंगे, ये खुद भी नहीं आए। जो आपने देखा नहीं जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, क्या हुआ था, वो कैंप जो 3 बजे शुरू होती थी 5 बजे खत्म हो जाती थी, उसमें भी जाके नहीं बैठते थे। तो ये तो ना इनका इंटरेस्ट है, ना अवाम का इस बात में इंटरेस्ट है कि वो सड़कों पर आ जाए। और ये हुकूमत की आप इसको एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा पोजीशन की जो कमजोरियां हैं जी जी, वो मौजूदा हुकूमत की जो है वो ताकत बन गई है, उनको पता है ये तो कैपेसिटी नहीं है पब्लिक को सड़क पर नहीं ला सकते। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल शकील अंजुम साहब, इलियास साहब को टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, क्या आपको लगता है अभी जिस तरह से ऑपोजिशन ने कहा एहतजाजी तहरीक से हुकूमत गिराई जा सकती है? दुआ, देखिए ये बयानबाजी की हद तक तो बात ठीक है और दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन की हालत है वो तो बहुत कमज़ोर है और जो अपोजिशन में लोग शामिल हैं उनको खुद एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान सोचते हैं कि शायद मुझे जो है इसलिए बुलाया जा रहा है या मेरे पास आया जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बातचीत होगी और एजिटेशन होगी, ठीक, जबकि पीटीआई भी ये समझती है कि शायद मौलाना हमें ना इस्तेमाल कर लें। तो इस सारी सूरत हाल में तो नहीं लगता। और आपने देखा जब माजी में जो एजिटेशन हुई, जी जी, खास तौर पर इमरान खान साहब का धरना बड़ा मशहूर हुआ, फिर मौलाना ने धरना लॉन्ग मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया, फिर इमरान खान ने जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई उन्होंने जलसे जुलूस रैलियां निकाली। तो उस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट को कोई खतरा कहीं भी नहीं था। जहां से गवर्नमेंट को खतरा है वो अगर नजर आएगा तो फिर खुद ब खुद आप और हम आपको पॉइंट बता देंगे, प्रेडिक्ट करना भी आसान हो जाएगा कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। इलियास साहब, अब देखिए अपोजिशन ने अब यानी कि मोर्चा संभाला है, अब बातचीत कर रहे हैं, अभी तो इतनी पोजीशन नहीं है कि एहतजाज कर सकें, गवर्नमेंट गिरा सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी बातचीत होती है तो फिर आवाम को भी साथ लेके चलना है इस एहतजाज में, आवाम को साथ में मिलाना। जब ये एहतजाज करेंगे अपने, तो उससे सूरत हाल वाज़ह होगी कि गवर्नमेंट इनको टफ टाइम दे सकती है कि नहीं दे सकती। गवर्नमेंट मुज़ाकरात करके इनको पहले ही बिठा ले यहाँ, इस तरह की जो सूरत हाल है। लेकिन अगर अपोजिशन खड़ी हो जाती है तो आवाम को साथ मिलाती है तो ज़ाहिर है आवाम को एक नई राह मिलेगी कि जी उनके मुश्किलात का निजात दिंदा हैं ये जिस तरह भी हैं। तो तमाम सूबों में ये जिस तरह कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, आवाम को बताएंगे अपना कि उनके मसाइल के हल के लिए, तो फिर ये इनका एक मोमेंटम बन सकता है। चलें ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।